वाकई ही कोई बेचैनी पाई जाती है इस वक्त, और आखिर क्यों पीटीआई पर बैन और आर्टिकल 6 की बातें करने वाली हुकूमत ने अब चुप साध ली है? ये वो तमाम सवालात हैं जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब के हम सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अता साहब, ये बताइए कि अभी जो बात हो रही है, ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की जो बात हो रही है, आपको लगता है कि इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें इस वक्त हमें जिस तरह नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप इस तरह की कोई तरमीम करते भी हैं, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए, तासुर ये मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 63A का जो फैसला आया उसमें आइन रीराइट किया गया कि जी वोट कास्ट हो जाएगा, काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। उसके बाद मुख्तलिफ मामलात हैं जिसके अंदर फैसले ऐसे दिए जाते हैं जहां दरखास्त गुजार ने ना रिलीफ वो मांगा हो जो रिलीफ दे दिया गया है, ना वो दरखास्त गुजार अदालत के सामने मौजूद है, ना उसकी सदा है, और वो कह रहे हैं हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, कोर्ट कह रही है नहीं आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये फैसला किन बुनियादों पे दिया गया और अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। डिटेल फैसला आने में क्या अमर माने है, डिटेल ऑर्डर आ जाना चाहिए था। और मैं तो ये समझता हूं कि देखें, ऑलरेडी आइन के अंदर कहा गया है कि रिजर्व सीट्स मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के तहत, मुतनासिब नुमाइंदगी उस लिस्ट के मुताबिक जो इलेक्शन से पहले आवेजा कर दी गई होगी शेड्यूल के मुताबिक। ना शेड्यूल के मुताबिक लिस्ट दी गई है, ना तहरीक इंसाफ ने कोई लिस्ट क्लेम की है, ना उनके उम्मीदवार जो थे उन्होंने तहरीक इंसाफ का लफ्ज लिखा है। और देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। आप एडमिट हो गए एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आपने पार्टी ज्वाइन कर दी, और रूल्स क्या कहते हैं, आइन को भी पढ़ लें, रूल्स को भी पढ़ लें। रूल्स कहते हैं कि ये 3 दिन के अंदर आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है हल्फ के। तो उस रूल को उठा के मजीद कंसोलिडेट करके कानून का हिस्सा बना दिया गया है। वो रूल एग्जिस्ट करता था और उस रूल को कानून की शक्ल दे दी गई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, और ऑब्वियसली ये पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी करना। Apologies for interjecting, but इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो आपका इतराज़ है, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने उसका सद्देबाब करने के लिए ये इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है वो तरमीम करना चाह रहा है, जो उसको इलेक्शन एक्ट 2024 का भी जो है वो नाम दिया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, इससे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि वो जो टकराव है वो बहुत वाज़े हो गया है, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन एन ऑलरेडी पोलराइज्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट ये चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए जो है वो बिगाड़ की तरफ लेके जाएगा, स्पेशली आफ्टर अक्टूबर दिस ईयर? डॉक्टर साहब देखिए, ये एग्जीक्यूटिव का तो मामला है ही नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल एक प्राइवेट मेंबर ने पेश किया है, तो एग्जीक्यूटिव का मामला तब होता अगर हुकूमत ही बिल पेश करती। बिलाल अजहर कियानी साहब ने एक बिल पेश किया, और अगर वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है तो ये हमारा मानना है कि कानून साजी करना। सर लेकिन तौजीहात तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ही दे रहे थे ना। देखिए, ऑब्वियसली वो समझते होंगे कि इसकी लीगल जस्टिफिकेशन बनती है, हम भी समझते हैं। तो कानून में तरमीम हो, आइन में तरमीम हो, कानून साजी हो, आइन के हवाले से कोई नई शिक डालना हो, ये तमाम तर इख्तियारात और इस्तेहकाक जो है वो पार्लियामान का है, ये किसी और इदारे का नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अगर एक रूल कंसोलिडेट हो रहा है तो आई थिंक इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ कोर्ट, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। और पार्लियामान ने सिर्फ रिकॉर्ड स्टेट सेट किया है, और इस हवाले से ऑलरेडी एक चीज एग्जिस्ट करती थी। अब इस पे 100 कह लें कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हवाले से इसके अंदर जो है वो जब ये पास होगा तो दिक्कत आएगी। देखें, एक चीज जो एग्जिस्ट करती है और रूल्स का हिस्सा है, उससे कैसे दिक्कत आ सकती है? इसका मतलब है कि फैसला ही ठीक नहीं था, कि अगर वो रूल्स के खिलाफ था, आइन के खिलाफ था, वो इलेक्शन एक्ट के खिलाफ था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हमने रिव्यू दायर किया हुआ है और पीपल्स पार्टी ने भी रिव्यू दायर किया है, अभी तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। उम्मीद है कि वो समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाएगा। हम तो उम्मीद रखते हैं कि हमारा रिव्यू एडमिट होगा और ये फैसला ओवरटर्न होगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन। आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि लीगली स्पीकिंग
जब इस तरह का फैसला आ रहा हो, रिव्यू भी उसी बेंच के सामने लगना हो, तो फिर यू नो दिस बेटर मोर देन आई डू के चांसेस काफ़ी स्लिम हो जाते हैं. सो मेरा ख्याल है उसी का, और वो आप देखते हुए आपने उसका सद्देबाब करने के लिए जो है ये आप इलेक्शन बिल में जो है वो तरमीम भी लेकर आ रहे हैं. मूविंग ऑन, एक एहसन इकबाल साहब का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है हालिया दिनों में, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो, जिस पे बहुत ज़्यादा जो है तबसरे भी हो रहे हैं, सवालात भी हो रहे हैं. प्रोड्यूसर ज़रा सुनवा दीजिए एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, मैं फिर ज़रा तार साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ. एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं कि जी इदारे अगर जो है वो मुनासिब समझें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो मुनासिब समझें, तो ये जो है ये बैन लग सकता है. हैविंग सेड दैट, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको गालिबन 1 महीना तकरीबन हो चुका है. सवाल इस पे ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी आपने उजलत में, डिड यू नॉट जंप द गन, कि अभी आपके पास शवाहिद जो हैं वो प्रॉपर आए नहीं हैं और आपने उजलत में शायद ये फैसला कर दिया, या आपसे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है? ये बार बार सवाल हो रहा है. देखिए, इन प्रिंसिपल एक फैसला हुआ कि ये बैन लगना चाहिए कि वो एक दहशतगर्द जमात है जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला मौजूद है, जिनके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस मौजूद है, और फॉरेन फंडिंग का फैसला फील्ड के अंदर एक लीगली वैलिड ऑर्डर है. उसके बाद जरूरी समझा गया कि मुशावरत की जाए, और ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों से कानूनी मुशावरत की जाए और होमवर्क मुकम्मल कर दिया जाए. एक इन प्रिंसिपल असूली फैसला हो जाता है, और उसके बाद हतमी फैसला होमवर्क के बाद, कानूनी मुशावरत के बाद होता है. तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई मजायका नहीं है. और एहसन साहब ने भी कहा कि रियासत के मफादात और पीटीआई के मफादात आपस में जो है वो मुतसादिम है. तो उस हवाले से हम समझते हैं कि उस पर होमवर्क जारी है, और ऑब्वियसली उसका एक सिस्टम है, वो कैबिनेट में आएगा, काबीना उसको रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और फिर फाइनल फैसला वहां से आएगा. तो आइन की जो आर्टिकल 17(2) है उसके तहत ये बिल्कुल इजाजत है कि फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, और हम समझते हैं कि उसका जवाब भी मौजूद है और शवाहिद भी मौजूद है. अब उस पर मुशावरत जब मुकम्मल होगी, इससे 2 सवाल. एक तो ये कि अभी तक इसका मतलब एहसन साहब की बात और आपकी बात से जो जिसका लुबे लुबाब मैं निकाल सकी हूँ ये है कि जी अभी तक इदारों ने प्रॉपर आपको वो उस लेवल की इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की जिससे आप इस बैन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं. एक तो ये, एंड देन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, द सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था. बिल्कुल आपकी सवाबदीद है, एक प्रोसेस है, आप फॉलो करेंगे, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको नहीं लगता कि आड़े आ सकती है? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने करनी है, और उस पर लॉ मिनिस्टर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं. जब वो समझेंगे कि तैयारी मुकम्मल है और उन्होंने लीगल पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली है, उसको काबीना में पेश कर दिया जाएगा. तो एहसन साहब ने भी वही बात की जो मैं कर रहा हूं, और हम समझते हैं कि इसका जवाब मौजूद है. और फॉरेन फंडिंग का केस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है. उसके अलावा आप देखें जो 9 मई के हमले किए गए, मुल्की सलामती को, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया गया, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया गया. देखिए, एक सियासी जमात अगर दहशत गर्दों का लबादा उड़ेगी, वो कहेंगे हाँ हमने भी जिना हाउस को आग लगाई है, मगर जियारत रेजिडेंसी भी दहशत गर्दों ने उड़ाई थी. ये जब जस्टिफिकेशन दी जाएगी कि दहशत गर्दों ने भी ये काम किया था, हमने भी किया है, तो फिर उसको सियासी जमात कौन तस्लीम करेगा? क्या सियासी जमात का ये उसमें प्रॉब्लम है ना, उसमें ये लगता है इसलिए है कि ये आफ्टर थॉट है, बिकॉज एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ गया, इट सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट, बिकॉज ये वही सियासी जमात है जिसको एक इलेक्शन लड़ने की उसको इजाज़त भी दी गई. उसके बाद आपके फॉरेन फंडिंग केस को तो आए हुए 2 साल हो चुके हैं, आपके पास एम्पल टाइम था, पिछली भी गवर्नमेंट आपकी थी, उस वक्त भी जो है वो बैन की बात हो सकती थी, वो भी नहीं हुआ. उसके बाद इसी जमात के साथ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे थे, और ये सब 9 मई के बाद की बातें हैं. सो दैट्स द रीज़न इट सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद ये एक आफ्टर थॉट लगती है. नहीं, देखिए, ये आफ्टर थॉट बिल्कुल नहीं है. इस पे गाहे बगाहे बात होती रही है, और जब ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आया था तो ये काबीना की मीटिंग में भी इसको डिस्कस किया गया था कि इसका अगला लॉजिकल स्टेप यही बनता है, मगर तब इत्तेफाक राय ना हो सका. तो ये बात हमेशा रही है, मगर इस पे इन प्रिंसिपल फैसला अब जाके हुआ, तो इस पे डिस्कशन ऑन एंड ऑफ होती रही. तो ये आफ्टर थॉट तो नहीं है, ये हमेशा से डिस्कशन के अंदर था, इस पर मुशावरत होती थी, बातचीत होती थी, मगर इन प्रिंसिपल इसका फैसला भी किया गया. तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो है वो एकदम से डिस्कशन जो है ये मेन स्ट्रीम डिस्कशन में आ गई. सो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस देन. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है
उसमें कानूनी तौर पे सुकम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद है, यानी उन MNAs का ना एफिडेविट जमा है, ना वो कंप्लेनेंट्स हैं, ना उन्होंने रिलीफ मांगा, जिनको रिलीफ दे दिया गया, क्लॉक को टर्न बैक करके वक्त को जो है वो वापस मोड़ दिया गया। तो जब इतना बड़ा रिलीफ मिला है तो फिर ये बहस बिल्कुल जन्म ली, और सियासी अकाबरीन का, कानूनी माहिरीन का ये ख्याल था कि एक ऐसी सियासी जमात जो दहशत गर्दों को वापस ला के खैबर पख्तूनख्वा में बसाती है, 9 मई के हमले करती है, फॉरेन फंडिंग लेती है, उसके बानी पे तोशा खाना में चोरी का केस जो है वो भी स्टैब्लिश्ड है, 190 मिलियन पाउंड का केस स्टैब्लिश्ड है, IMF को खत लिखते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना है, तो फिर ऑब्वियसली एक राय मौजूद थी। राइट। अच्छा अतातार साहब, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि यू विल बी एबल टू रिटेन दोज सीट्स, जो सीट्स आपको मिली हैं, जो कि अब आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक ये जो आपने कानून साजी की है, ऑब्वियसली आप रिव्यू में भी जाना चाहते हैं, बट कानून साजी उससे पहले आ रही है बिकॉज एक आप उसका सदेबाब करना चाह रहे हैं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आप यू विल बी एबल टू रिटेन दी सीट्स? देखिए, अगर कानून के मुताबिक चला जाए और आइन के मुताबिक चला जाए तो ये सीटें कहीं और नहीं जा सकती। ये भी देखे ना, लोग यही तासर कायम कर रहे हैं कि एक आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया गया, यानी एक बंदा कह रहा है कि मेरे खाना वल्दियत में आपने मोहम्मद सलीम लिखना है, आप कह रहे नहीं हमने जुबैर लिखना है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो क्या बाकी सियासी जमातें भी ये तवक्को रखें कि कल को वो एक पिटीशन फाइल करेंगे और बिन मांगे जो है उनको रिलीफ दे दिया जाएगा और वक्त का धारा वापस तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये सीट्स रिटेन करेंगे? अतातार साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं आप सीट्स रिटेन करेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कानून और आइन को फॉलो किया गया तो ये सीटें हमारा ही रिटेन करना बनता है। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं। जो इस वक्त जमात इस्लामी का धरना चल रहा है और उसमें जो उनके 10 पॉइंट्स हैं, उसमें ऑब्वियसली जो IPPs के साथ मुआहदे हैं उनको रिविजिट करने की बात हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो IPPs हैं इनकी वजह से मुल्क की नाव जो है वो डूब सकती है। अब गौहर एजाज साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी ट्वीट अभी हालिया ट्वीट जो आई उसमें उन्होंने जो अदाद शुमार दिए हैं उसमें उन्होंने कहा जी 52% जो हैं ये IPPs ये हुकूमती ओन्ड है, 28% जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तानी जो है वो ओन करता है, दैट्स 80%। तो इस वक्त भी हमारा सारा इन्हिसार जो है, जब हम बात करते हैं रिलीफ देने की, पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने की, तो हमारा सारा इन्हिसार ये है कि हम चाइना के साथ जाएं, चाइना के पास जाएं, चाइना से जो है वो कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएं तो 3 से 4 रुपए जो हैं वो हम कम कर सकते हैं बिजली की प्राइसेस में। हम अपने घर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब पहले दिन आए उन्होंने FBR रिफॉर्म्स के साथ एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स का जो है वो मामला भी टेकअप किया, और मैं ये समझता हूं कि वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो, वो लाइन लॉसेस को, थेफ्ट को कम करना हो, सूबों के साथ मिलके FIA ने बाकायदा कार्रवाइयां की, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाया गया, बोर्ड में लगाया गया, और उसके अलावा ये IPPs का भी आपका क्या ख्याल है कि ओवरनाइट हम चाइना से डेट रीप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं, ये इट हैज टेकन मंथ्स ऑफ कंसल्टेशन एंड प्रिपरेशन। ये ऐसा है नहीं कि ये ओवरनाइट चीज हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने जब भी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी, बट अतातार साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जहां बात हो रही थी आपसे, IMF भी एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो डिस्कोज हैं इनको आप प्राइवेटाइज करें, वहां पे आपने प्राइवेट सेक्टर से लोग ला के बोर्ड में बिठा दिए हैं, दैट्स अ वेरी होम्योपैथिक जो है वो ट्रीटमेंट लगता है उसका, प्रॉपरली उसको ट्रीट करना नहीं है, रूट कॉज हम नहीं एड्रेस कर रहे। बट यही बात जो हम ये 80% जो पाकिस्तानी हैं, बजाय इसके कि हम बाहर जाके जो है वहां से हम शुरू कर रहे हैं, हम घर से क्यों नहीं शुरू कर रहे? बिकॉज पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात बिल्कुल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैंने अभी तक IPPs कई रिफॉर्म्स या जो IPPs के साथ मुआहदे हैं उस पर कोई उनको रिविजिट करने की बात सुनी नहीं है। आई स्टैंड करेक्टेड इस तरह की कोई बात हुई और मैंने नहीं। वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि IPPs के मुआहदों को नहीं देखा जा रहा। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये होम्योपैथिक बिल्कुल नहीं है। इट वॉजंट ईजी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी और करप्शन थी इस चीज के अंदर, और ये डिस्कोर्स जो थे ये गढ़ बन चुके थे। देखिए, इस चीज को अप्रिशिएट किया जाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो रिफॉर्म होता है उसको होम्योपैथिक कह देते हैं, बट ये देखें कि हम पहुंचे किस सतह पे हैं। किसी और गवर्नमेंट ने ये जरूरत नहीं की कि डिस्कोर्स में से पॉलिटिकल लोगों को निकालें, बोर्ड मेंबर प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटेंट एफिशिएंट लोगों को लाएं, पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पे करें। साहब, होम्योपैथिक इसलिए कहा जाता है, होम्योपैथिक इसलिए क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, जो बाकी इसमें भी हमने जहां प्राइवेटाइज करनी थी हम ये कर चुके हैं। आपसे जब हम बार बार ये बात करते हैं, आवाम को हम ये
कड़वी गोली देते हैं कि जी IMF की वजह से हम कर रहे हैं, IMF की वजह से कर रहे हैं। जब IMF की वजह से हम ये चीजें कर रहे हैं तो जो IMF मांग रहा है वो हम नहीं कर रहे, जो एक्चुअल रूट कॉज है। बट कमिंग बैक टू दिस, ये IMF की वजह से कतल नहीं कर रहे, ये प्राइम मिनिस्टर का डे 1 से एजेंडा था कि हमने हर सूरत डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, और ये वो होम ग्रोन एजेंडा का पार्ट था। मुझे बिल्कुल मुझे बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करना है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो 80% जो पाकिस्तानी जो हमारे ये जी ऑलरेडी IPPs के मामलात को रिव्यू करने के हवाले से वो बहुत पहले से इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और ये उनकी अपनी ख्वाहिश और अपना एजेंडा है कि हमने बिजली सस्ती करनी है। तभी उन्होंने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 200 यूनिट वाले कंज्यूमर को, जिससे 7.5 रुपए यूनिट उसकी बिजली के बिल अगले 3 महीने कम आएंगे। तो ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग IPPs का रिव्यू। तो ये मैं समझता हूं कि ये उनके दिल के बड़ा करीब है इशू, और ये हुकूमत का एजेंडा भी और अवलीन तरजीह भी है। नहीं तो इस वक्त कोई बात हो रही है, ये जो 80% पाकिस्तानी बजाय इसके जो आप कह रहे हैं चाइना से बात करना आसान नहीं था, दिस इज मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस, सो हैव वी डन दोस नेगोशिएशंस एट होम एज वेल विद आवर ओन पीपल? जी बहुत, देखिए मैं सारी तफसीलात कभी नहीं बता सकता, मगर बहुत हद तक एजेंडा जो है वो नहीं। देखिए मैं जब कहता हूं ना कि रिव्यू किया जा रहा है काफी अरसे से, और इस रिव्यू के दौरान काफी प्रपोजल सामने आ रही हैं, तो जब वक्त आएगा तो आपके सामने रख देंगे। और क्या ही अच्छा होता कि गौहर एजाज साहब जब वजीर थे वो इस चीज को खुद देख लेते, और इस पे सनसनी फैलाने की जरूरत नहीं थी। देर आए दुरुस्त आए, चले देर आए दुरुस्त आए, बट एटलीस्ट आप ये कह रहे हैं कि घर वालों के साथ ये बातचीत शुरू हो गई है। फाइनली क्विकली मुझे एक चीज बता दीजिए, इस वक्त खबरें काम कर रहे थे, अगर गौहर साहब ने नहीं भी करना था तो हम कर रहे थे, तो हमें मिलते रहते, हमें कह देते। अच्छा, बहुत सारे हमारे कॉमन दोस्त हैं, इस वक्त बार-बार वो पब्लिक इस वक्त ये खबरें आ रही हैं, राइट, इस वक्त खबरें जो आ रही हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ जो है वो कोई बातचीत का जो मुज़ाकरात का दौर है वो कोई करना चाहता है, कुछ आगे जो है वो इस पे जो जिस तरह जो सिचुएशन चल रही है, जो स्टेलमेट चल रही है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, उस पे कोई बातचीत का कोई मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। क्या इस पे इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बात हो रही है, अचकज़ई साहब कुछ इस तरह का लीड कर रहे हैं इनिशिएटिव? देखिए मैं ये समझता हूं कि आज खुशाइन था कि इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर और फलस्तीन वाले इशू पे यूनानिमस करारदाद आई। नमाज जनाजा जो गायबाना था उसमें तमाम पार्टीज ने, ऑपोजिशन ने शिरकत की। गौहर साहब मौजूद थे, चेयरमैन PTI, और चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब मौजूद थे। मगर कोई ग्रैंड डायलॉग के हवाले से मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पार्लियामान के अंदर कोऑर्डिनेशन चलती रहती है रूटीन की, मगर कोई इससे हटके ना चीज मेरे इल्म में है और ना ऐसा कोई इम्कान नजर आता है ना आपके इल्म में। ठीक, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच अता तारसा फॉर मेकिंग द टाइम टू क्लोज दिस सेगमेंट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो एक और सेगमेंट होगा, नए मेहमान होंगे। विल बी राइट बैक।